पहला जो आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है वह चैप्टर आपका समाप्त कर दिए थे। उसमें हमने जितने शिक्षकों को डील करना था सब हमने बताया आपको। उसके बाद कहे थे हम कि आप क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी किसी बच्चे को है तो आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर इतना आप हमको समझाएं। वैसे हम आज दूसरा चैप्टर चलेंगे, लेकिन हम बहुत विस्तार में आप लोग को बताए थे। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन कर सकता है। किसी को नहीं ना कोई प्रॉब्लम, तो अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये दूसरा लेसन है इकोनॉमिक्स का आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस लेसन में यह दिखाया गया है कि हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में कई तरह के कार्य करते हैं। ये कार्य हमारे पूरे जीवन में चलता रहता है, शुरू से अंत तक। विभिन्न तरह के कार्य लोग करते हैं। कोई खेतों में काम करता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई वाहन चलाता है, कोई संचार व्यवस्था में काम करता है, कोई बैंकिंग क्षेत्र में काम करता है। इस तरह से हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है और जिन कार्यों को संपादित करने से हमें कोई लाभ प्राप्त हो, हम धन अर्जित करते हैं, तो उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं, ध्यान से देखिए, आर्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र में इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं। वैसी क्रियाएं जिनसे हमें कोई लाभ न प्राप्त, जिनसे हमें कोई मूल्य न मिले, जिससे हम कोई धन का उपार्जन न करें, उसको हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते। हम वैसे क्रियाओं को रखते हैं जिससे हमें आर्थिक लाभ हो, जिससे रुपए पैसे मजदूरी के रूप में, पारितोषिक के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त हो। अगर कोई बच्चा नदी के किनारे दिन भर बालू के टीले बनाते रहता है, घर बनाते रहता है, तोड़ते रहता है, दिन भर कार्य करता रहता है, लेकिन उसके बदले में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो वह उसका आर्थिक क्रिया नहीं हुआ और उसको हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं गणना करेंगे। लेकिन यदि कोई बच्चा या कोई आदमी खेत से बोझा उठा करके किसान का खलिहान तक पहुंचा देता है, उसके बदले में उसे पारिश्रमिक मिलते हैं, तो उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहेंगे और उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करेंगे। यानी कि मानव की वैसी क्रियाएं जिससे उसे लाभ हो, कुछ न कुछ प्राप्त हो, उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहेंगे। और इन सारे आर्थिक क्रियाओं को
पूरे देश के अंतर्गत जो होते रहते हैं सभी लोगों का, उसी को हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ विभिन्न क्रियाओं से जो व्यक्तियों को आय प्राप्त होते हैं पूरे देश के अंदर, वो सारा अर्थव्यवस्था में आता है। उसी को हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं विभिन्न तरह के होते हैं, और सारे आर्थिक क्रियाओं को अगर एक साथ हम मिला के अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कि हमको पूरी तरह से समझ में न आए। तो आर्थिक क्रियाओं को हम सामूहिक रूप से एक समूहन करके, एक ग्रुप करके समूह में बांटते हैं। कुछ ऐसे गुण या विशेषता को चुनते हैं जिसके आधार पर आर्थिक क्रियाओं को हम श्रेणीबद्ध करते हैं, बंटवारा करते हैं। और जब हम उसको श्रेणीबद्ध करेंगे तो उसको क्षेत्रक कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रक यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो जितनी आर्थिक क्रियाएं हैं उनको समूहित करके 3 वर्ग में रखा गया है। यानी कि आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्रक। इसी का नाम है कृषि क्षेत्र। दूसरा नाम हम अलग अलग डील करते हैं, पहले हम तीनों नाम लिखते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। इसका दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। इसका दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इस तरह से मानव के आर्थिक क्रियाओं को उनके कुछ विशेष गुणों के आधार पर 3 वर्ग में बांटते हैं। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक या कृषि, औद्योगिक, सेवा। पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक यानी कृषि क्षेत्रक को डील करते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्रक किसको कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्राथमिक क्षेत्रक कहते किसको? जब हम प्रकृति से में उपलब्ध पदार्थों के सहायता से, प्रकृति में जो पदार्थ उपलब्ध है, प्रकृति में कौन से पदार्थ उपलब्ध है? वायु, जल, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, ये सारी चीजें, खनिज पदार्थ, इनके सहारे जब हम कोई काम करते हैं, डायरेक्ट रूप से इनसे जुड़े रहते हैं और कोई कार्य करते हैं, उसको प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। इसमें आपको आता है पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन जिसको मुर्गी पालन भी कहते हैं, खनन, खान खोदना, खनिज निकालते हैं, खनन,
डेयरी उद्योग, जिसको आप दूध उद्योग भी कह सकते हैं, दूध उद्योग, कपास उत्पादन माने कृषि क्षेत्र, कपास उत्पादन, इसको एक शब्द में कह सकते हैं कृषि। कृषि में जितने चीजों का उत्पादन करेंगे सब इसमें आएगा। इसमें देखिए पशुपालन, पशुपालन मूलतः प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। पशुओं को जल चाहिए जो प्रकृति से हम लेते हैं, पशुओं को चारा चाहिए जो कि प्रकृति से उपलब्ध है। उसी तरह से मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के लिए जल चाहिए, पोखरा नदी चाहिए जो प्रकृति के रूप में मिलता है। खनन, खनन भी हम खनिजों को निकालने के लिए खान खोदते हैं, उससे पेट्रोलियम, कोयला, विभिन्न तरह के खनिज, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक सब निकालते हैं। दूध उद्योग, ये दूध उद्योग पशुपालन पर पूर्णतः निर्भर है। पशुओं को पालते हैं, चारा पानी सब उसमें उपलब्ध रहता है प्रकृति से। कपास आने की कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं कृषि में, तो उसके लिए प्रकृति द्वारा प्राप्त वर्षा, मिट्टी, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि का उपयोग करते हैं। तो जब हम प्रकृति में उपलब्ध तत्वों का प्रयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, जिसको हम कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक कृषि क्षेत्रक ही महत्वपूर्ण है। सारे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ सकते हैं खनन को छोड़ करके। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्रक यानी कृषि क्षेत्रक में बहुत सारे क्रियाकलापों को पूर्ण किया जाता है जो प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करके जब किसी वस्तु या पदार्थ का उत्पादन हम करते हैं तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्रक या कृषि क्षेत्रक। स्पष्ट हो गया? अब हम द्वितीय क्षेत्रक को डील करते हैं। द्वितीय क्षेत्रक नाम से भी स्पष्ट है, औद्योगिक क्षेत्रक भी इसको कहते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित वस्तुओं से जो प्राथमिक क्रियाएं हैं हमारी, उससे जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनके सहारे जब हम किसी अन्य वस्तु का निर्माण करते हैं, उपयोगी वस्तुओं का, तो उसको द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत गिनते हैं। क्योंकि इनका उत्पादन या तो उद्योगों में किया जाता है या घर में किया जाता है, इसलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हुआ वन, वन से प्राप्त लकड़ी हुई, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन हुआ लकड़ी, और लकड़ी का फिर से हम विनिर्माण उद्योगों में प्रयोग करके विनिर्माण करके कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, खिड़की, दरवाजे, तरह तरह के उपस्कर बनाते हैं, तो वो आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र। उसी तरह से खनन से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जैसे कि सोना, चांदी, अभ्रक, पेट्रोलियम, उसका उत्पादन करते हैं, उसको उद्योगों में ले जाते हैं, उसकी सफाई करते हैं और विभिन्न तरह के वस्तु बनाते हैं। लोहा से हम कुर्सी, टेबल, बेंच, दरवाजे, गेट, ग्रिल, मोटर कार, गाड़ी, ये सब बनाते हैं। यानी कि विनिर्माण का जिसमें प्रयोग किया जाए, निर्माण का, प्राथमिक क्षेत्रक से उत्पादित वस्तु का
पुनः किसी दूसरे वस्तु में निर्माण करते हैं, बदलते हैं और उपयोगी वस्तु बनाते हैं तो द्वितीयक क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक कहलाता है। इसमें उदाहरण ले सकते हैं कि कृषि से मान लेते हैं कि गन्ना उत्पादित होता है। गन्ना एक प्राथमिक उत्पाद है, लेकिन गन्ने को जब हम पेरते हैं, उसका रस निकालते हैं, रस से गुड़ और चीनी बनाते हैं, तो गुड़ बनाना और चीनी बनाना द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आए। उसी तरह से कपास है, कृषि से उत्पादन करते हैं कपास का, और कपास के रुई को प्राप्त करके जब हम सूत काटते हैं, कपड़े बनाते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्रक कहलाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं से जब हम दूसरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो उसको हम द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखते हैं, जिसको औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। स्पष्ट हो गया? इसमें रख सकते हैं फर्नीचर बनाना, माने उपस्कर, उपस्कर उसको कहते हैं, उपस्कर बनाना, गन्ने से गुड़ या चीनी का निर्माण करना, चीनी बनाना, कपास से सूत या कपड़े बनाना, लोहा से विभिन्न तरह के उपयोगी वस्तु बनाना, लोहा से चाकू, छुरी, चाकू, कैंची आदि बनाना। तो प्राथमिक क्षेत्रक में पूर्ण रूप से हम प्रकृति पर निर्भर रहकर प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करके जब वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में जो प्राथमिक क्रियाओं से, ध्यान दीजिए, इससे जो उत्पादन प्राप्त होता है, प्राथमिक क्रियाओं के द्वारा जो उत्पादित वस्तु है, उन वस्तुओं की सहायता से जब हम किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसको हम द्वितीयक क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। तृतीयक क्षेत्रक, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ये इन दोनों से भिन्न है। ध्यान से देखिए, तृतीय क्षेत्रक जिसको सेवा क्षेत्र या क्षेत्रक कहते हैं, वह प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक से बिल्कुल भिन्न है। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में किसी न किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, लेकिन तृतीय क्षेत्रक में किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता है। इसमें सेवा का निर्माण होता है, सेवा का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? सेवा का इसमें सहयोग किया जाता है, इसमें सेवा ली जाती है, और इस सेवा के द्वारा ये जो दोनों क्षेत्रक है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक, इनको सहयोग किया जाता है। कोई नया वस्तु और नई चीज नहीं बनती है, बल्कि इसके द्वारा इन दोनों चीजों को मदद मिलता है। ज्यादा तेजी से उत्पादन करने में, विक्रय करने में, संग्रह करके रखने में आदि में ये सहयोग करता है। तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग,
व्यापार, प्रशीतनशाला, वही भंडारण में आ जाएगा, प्रशीतनशाला भी लिख सकते हैं, प्रशीतनशाला आदि, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और ये तृतीय क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, ध्यान रखिएगा, फिर से दोहरा रहे। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में वस्तुओं का निर्माण होता है, लेकिन तृतीय क्षेत्रक में किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता है। सेवा क्षेत्र इसीलिए इसको कहते हैं, इसमें सेवा लिया जाता है, सेवा के द्वारा प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में सहायता किया जाता है, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, प्रशीतनशाला, ये सब। मान लेते हैं प्राथमिक क्षेत्रक हो या द्वितीय क्षेत्रक, उससे जो वस्तुएं उत्पादित होती है उसको बाजार तक ले जाना है बेचने के लिए, क्योंकि वो उत्पादित हुई तो वहीं रहेगी नहीं, वहां रहेगी तो उत्पादनकर्ता को कोई लाभ होगा नहीं, तो उसको ले जाना पड़ेगा उपभोग तक, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, परिवहन करके, ढो करके। तो परिवहन में ट्रक, बस, जीप, कार, जितने साधनों द्वारा हम किसी वस्तु को बाजार तक ले जाते हैं बेचने के लिए, परिवहन में आ गया। परिवहन में जितने वाहन चलाने वाले हैं उसके मालिक हैं, ड्राइवर है, खलासी है, सामान को लादने उतारने वाला है, सब आएगा उसमें। उसी तरह से भंडारण, मान लेते हैं कृषि से, पशुपालन से, मत्स्य से, या फिर औद्योगिक क्षेत्र से जो वस्तु उत्पादित हुई उसको भंडार करके रखना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसके लिए भंडार करने का एक व्यवस्था होना चाहिए, पर बहुत सारी वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतनशाला बनाया गया है। तो कोल्ड स्टोरेज में जितने लोग लगे हैं सब उसके अंतर्गत आ गए। इसी तरह से अगर किसी वस्तु को बाजार में बेचना है, किसी को देना है, ले जाना है, उसके लिए टेलीफोन से बात करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तो संचार में आ गया। इसी तरह से अगर किसी प्राथमिक या द्वितीय क्षेत्र को पूंजी की आवश्यकता है, उसको और अच्छा उत्पादन करने की, तो बैंकिंग सुविधा हो गया, व्यापार हो गया, व्यापार करने के लिए लोग लग जाते हैं क्योंकि उनका व्यापार दूर दूर तक किया जाता है। तब ये उसमें जितने लोग व्यापार में लगे रहेंगे, प्रशीतनशाला में लगे रहेंगे, बैंकिंग व्यवस्था में लगेंगे, संचार में लगेगा, भंडारण में लगेगा, परिवहन में लगेगा, ये सारे लोग किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं करते, बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से निर्मित वस्तुओं को ही सहयोग प्रदान करते हैं। समझ में आ गया? तो ये सब आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा तृतीय क्षेत्र में एक वर्ग और आता है जिससे हम सेवा प्राप्त करते हैं, जैसे हो गया नाई, बढ़ई, लोहार, धोबी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी आदि, ये सभी भी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। ये भी किसी न किसी तरह का सेवा का उत्पादन करते हैं, सृजन करते हैं और लोगों को अपनी सेवा देते हैं, और उस सेवा के बदले में इनको पैसे भी मिलते हैं। ध्यान रखिए, शिक्षक है, जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ाएं तो हमें इस पढ़ाने के बदले कुछ न कुछ मिलता है, आर्थिक क्रिया है हमारी। वकील है, केस लड़ता है, उसको भी कुछ मिलता है। डॉक्टर है, मरीजों का इलाज करता है, उसको भी पैसे मिलते हैं।
इंजीनियर है, निर्माण का काम करता है, उसको भी पैसे मिलते हैं। नाई है, बाल दाढ़ी बनाता है, उसको भी पैसे मिलते हैं। बढ़ई है, लकड़ी का और सामान हमारे लिए बनाता है, उसको भी हम पैसे देते हैं। लोहार है, लोहे का सामान चाकू छुरी बनाता है, उसको भी हम पैसे देते हैं। धोबी है, हमारे कपड़े धोता है, आयरन करता है, उसको भी पैसे देते हैं। तो ये सभी भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ये भी सेवा क्षेत्र के उदाहरण हैं। ये तो है ही, ये मूल रूप से तृतीय क्षेत्र में है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, प्रशिक्षणशाला। इसके अलावा नाई, बढ़ई, लोहार, धोबी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये सभी किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं करते, बल्कि सेवा का सृजन करते हैं और सेवा देते हैं। इसी में एक वर्ग और आ रहा है नए में, उसको हम कहते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये भी एक आता है। इसमें इंटरनेट व्यवस्था आता है आपका, इंटरनेट, आपका एटीएम, इंटरनेट, एटीएम और सॉफ्टवेयर, ये सब साधन है। ये सारा जो है आपका तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये सभी किसी न किसी सेवा का सृजन करते हैं, कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं करते। इस प्रकार हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, जिनको हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उसको 3 श्रेणी में बांटते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, जिसको क्रमशः पहले को कृषि क्षेत्रक, दूसरे को औद्योगिक क्षेत्रक, तीसरे को सेवा क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत पूर्ण रूप से प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त उत्पादनों के द्वारा जब हम दूसरे वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो उसको हम द्वितीय क्षेत्रक में रखते हैं। तृतीय क्षेत्रक में किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, सेवा का सृजन होता है। यह जो है सो इन दोनों क्षेत्रकों को, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों को सहयोग प्रदान करता है। इसके अंतर्गत परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, प्रशिक्षणशाला आदि आता है। इसी के अंतर्गत नाई, बढ़ई, लोहार, धोबी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सभी आते हैं। इसी के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी भी आता है। इंटरनेट व्यवस्था, एटीएम, सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर आजकल एक नया आ गया है, जिसके द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां व्यापार करती हैं। कॉल सेंटर आदि का नाम ले सकते हैं आप। ये सभी जो है सो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मानव क्रियाएं, जिनसे हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, कुछ पैसे, कुछ अर्जन होता है, उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से हमारा कोई अर्जन नहीं होता, उसको हम आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं रखते और इकोनॉमिक्स में उसका अध्ययन नहीं करते हैं। और आर्थिक क्रियाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको 3 भाग में बांटा गया: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों के बारे में विस्तार से और कौन कौन से भाग आते हैं उसमें, ये भी हमने लिखा है। और अगले दिन हम आगे चलेंगे, हो गया है ना, अगले दिन हम इसी चैप्टर को आगे डील करेंगे। ठीक है सर।